Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is talking about the new parliament building. एक नया फाउंटेन हेड यहाँ पर क्रिएट होने वाला है लोगों की उम्मीदों के लिए. देखिए, 75 साल हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं. इंडिया एक नया हिस्टोरिक मूवमेंट यहाँ पर विटनेस करने वाला है. जैसे ही 28 मई को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर इनॉग्रेट होगा, इंडिया विल विटनेस कि एक सेंचुरी ओल्ड जो एक कहीं ना कहीं कॉलोनियल इरा का सिंबलाइज हुआ करता था वो फाइनली यहाँ से हटेगा और एक न्यू इंडिया, नए इंडिया के अमृतकाल का एक नया स्ट्रक्चर, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी. ये जो नई बिल्डिंग यहाँ पर आने वाली है ये एक तरीके का विजन क्रिएट करेगी, एक एस्पिरेशन क्रिएट करेगी कंट्री का कि एक 1947 से लेके 2023 अगर आप देख रहे हैं तो कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं. हालांकि इस तरीके के जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको लेकर आप देखते जा रहे हैं कुछ ना कुछ इशू हमें बार बार न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहे हैं. बट डिस्पाइट ऑल दोज इशूज़ व्हाट इज़ एक्साइटिंग थिंग हेयर इज़ कि इंडिया एक नया इरा यहाँ पर देखने वाला है, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए देखने वाला है. नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई जो मेन पार्लियामेंट हाउस है जिसका आप इनाग्रेशन की बात करते हैं 1927 में जिसका इनाग्रेशन हुआ था उसमें ऐसी क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ी. अब देखिए जो मेन पार्लियामेंट हाउस है आप उसको ध्यान से देखिए तो ये सर्कुलर शेप का है. आपने कई बार फोटोज़ देखी होंगी जिसमें आप देखेंगे जो बाहर से इसका जो सर्कुलर शेप है, जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बहुत बाहर से आपको विजिबल होता है. वहीं इसमें 2 नए फ्लोर ऐड किए गए इस बिल्डिंग में 1956 में ताकि जो जितने ज़्यादा स्टाफ हैं, जो वर्क है, जो ऑफिसेज हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके. लेकिन जो ऑफिस स्पेस के लिए जगह थी वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई. अगेन पार्लियामेंट में 1975 को फिर से कुछ नई चीज़ें ऐड की गई. 2002 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी को यहाँ पर ऐड किया गया. फॉर सिमिलर रीज़न आप देखेंगे जो एक्सटेंशन है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट एनेक्स को फिर कंस्ट्रक्ट किया गया इन 2016. डिस्पाइट ऑल दीज कंस्ट्रक्शन बैक टू बैक्स इन 1927, 1956, 75, 2002 यू विल नोटिस कि इतने सारे चेंजेस के बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ की आवश्यकता थी वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही थी. ओके, अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट स्पेस एक और प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी. देयर वर सेवरल अदर चैलेंजेस जो इस पार्लियामेंट हाउस में थे. लाइक जो इसका एक यूनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, ओके दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. लेकिन जो इनसाइड बिल्डिंग है जिसको एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ से फुलफिल होना चाहिए, जब हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एज ओल्ड बिल्डिंग एक लिमिटेड जगह पर यहाँ पर काम करना, एक लिमिटेड स्क्वीज्ड अंडर कवर एरिया में काम करना, दैट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल. द इनर सीलिंग ऑफ बोथ द चैम्बर्स एंड द सेंट्रल हॉल्स विल प्रोवाइडेड विथ सेफ्टी नेटिंग ताकि किसी भी तरीके का जो प्लास्टर है वो कहीं ऊपर से ना गिर जाए. ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर की वायरिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी क्योंकि जब 1927 में बना था तब कंप्यूटर वगैरह का कोई रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. एयर कंडीशन की वजह से, सिक्योरिटी गैजेट्स की वजह से ये जो पूरा वायरिंग था, कंप्यूटर्स का जो ये शेप है, ये वायरिंग है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई. 2012 में राज्यसभा ने प्रोसीडिंग ने ये देखा कि यहाँ पर एसी की डस्ट गिरना चालू हो गई है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू. क्योंकि आप एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप उस सिटिंग हाउस की बात कर रहे हैं जहाँ आपकी राज्यसभा, लोकसभा, आपका पार्लियामेंट बैठ रहा है, तो उसका भी उतना ही अप टू डेट यहाँ पर होना ज़रूरी है. अब देखिए इसी सारे इशू को देखते हुए जब राज्यसभा में ये एसी डस्ट का इशू हुआ तो 2015 का वो टाइम आए, सॉरी 2012 का वो टाइम आएगा जब लोकसभा स्पीकर अप्रूव कर देंगे एक हाई पावर्ड कमेटी को कि वो एक ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर देखने की कोशिश करे. 2015 में स्पीकर राइट करेंगे मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स कि वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हों उसको यहाँ पर लाने का काम करे. चलिए, अगर हम न्यू पार्लियामेंट हाउस की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझ लेना चाहिए. सबसे पहले तो ये आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है. एक स्पेशियस, हाई एनर्जी सफिशिएंट नई
जो आपको देखने मिलेंगी नए तरीके की मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ, एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ये न्यू पार्लियामेंट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, इट विल बी अकोमोडेटेड वेरियस लैंग्वेजेस, अलग अलग स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने मिलेंगी, इंटरप्रिटेशन की सुविधा यहाँ पर देखने मिलेंगी, सो दैट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी हो पाएगा, जो कि आपकी प्रीवियस जो आपका एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट था वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी। गैजेट सुविधा यहाँ पर देखने मिलेगी, ई लाइब्रेरी की सुविधा देखने मिलेगी, जिससे जो कोई भी रिपोर्ट है, जो कोई भी मेंबर यहाँ पर किसी भी चीज़ को निकालना चाहता है तो वो बहुत आसानी से अपना टाइम सेव करते हुए निकाल सकता है। साथ ही बिल्डिंग हैज़ publicly accessible museum grade galleries and a construction hall that showcase India's old age history। वहीं अगर हम न्यू पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो देखिए ये 1988 में ये जो आप न्यू पार्लियामेंट हाउस की बात कर रहे हैं, so it was constructed in 1998 in Australia in front of the old one। so जो आइकॉनिक यूनाइटेड स्टेट कैपिटल है which was constructed in 1993 has seen several upgrades also। the parliament building of Israel built in 1996 उसको भी upgrade किया गया था for new wings in 1981 and again in 1999। same goes with the Canadian Senate and the other countries also। so this is nothing new कि ऐसा इंडिया कुछ करने वाला है। yes, India is also doing in a similar manner। जैसे ही आपका समय बदला है, आपकी आवश्यकताएं बदली हैं, उसको देखते हुए इंडिया भी कुछ नई चीज़ें ला रहा है। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका जो शेप है ये ट्रायंगुलर शेप आपको देखने मिल जाएगा। नया एम्बलम जो कि हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्राउन करेगा वो इसके ऊपर लगाया जाने वाला है। मेन स्पेस की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉन्ज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। थीम देखें तो लोकसभा में पीकॉक जो हमारी नेशनल बर्ड है उसकी थीम पर उसे बनाया गया। राज्यसभा को लोटस जो हमारा नेशनल फ्लावर है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बनाया है। और जो सेंट्रल लॉन्च है जो हमारा नेशनल ट्री है बैनियन, उसको ध्यान में रखते हुए उसका आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है। लोकसभा में यहाँ जो कैपेसिटी है वो 888 की सेटिंग बनाई गई है, वहीं राज्यसभा की 384। अगर हम करंट चैम्बर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 552 लोगों को ही यहाँ पर अकोमोडेट कर सकता है। वहीं अगर हम लोकसभा हॉल की बात करें तो इट विल हैव एडिशनल कैपेसिटी अप टू 1272 सीट्स। अगर कभी ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसके लिए भी बहुत एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है? देखिए टाटा ने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इसका जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्ट है, वो HCP डिज़ाइनर्स ने इसको कंप्लीट किया है। लगभग 971 करोड़ रुपए का लागत इस बिल्डिंग को बनाने में आया है। चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जो जिसने क्या करा था, एक न्यू पार्लियामेंट और दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं ल्यूटन दिल्ली में, उन सबको अपग्रेड करने की यहाँ पर बात करी थी। सो बेसिकली इट्स अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिवैम्प द सेंट्रल विस्टा इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लोकेटेड नियर रायसेना हिल, न्यू दिल्ली। अगर हम बात करें तो जो एरिया है दैट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड बाय द सर एडविन लुटियंट, ठीक है, एंड सर हर्बर्ट बैकर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब देखिए दिसंबर 1911 की बात है, किंग जॉर्ज फिफ्थ दे मेड अनाउंसमेंट कि दिल्ली दरबार यहाँ लगेगा, ग्रैंड असेंबली होगी, और इसी की वजह से जो शिफ्ट है कैपिटल ऑफ इंडिया का वो आप देखेंगे कैलकाटा से दिल्ली हो जाएगा और दिल्ली दरबार को यहाँ पर होस्ट किया जाएगा ताकि किंग जॉर्ज जो फिफ्थ है उनका कोरोनेशन यहाँ पर किया जा सके। अब ये जो टास्क था कंस्ट्रक्ट करने का नई बिल्डिंग का, वो किसको दे दिया गया? जो मैंने आपको बताया, जैसे हम लुटियन हॉल या लुटियन बिल्डिंग्स भी बोल देते हैं कई बार, एडविन लुटियन का, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग एडेरेंस यूरोपियन क्लासिकल आर्ट के लिए जाने जाते हैं, और हर्बर्ट बेकर जो कि एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट रहे हैं साउथ अफ्रीका। इन दोनों को ये काम यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, अब हर्बर्ट बेकर्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यूनियन बिल्डिंग एट पेट्रुया साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पर बनाया है। लुटियन और बेकर दोनों मिलकर इसको यहाँ पर मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर की जो डिज़ाइन है उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाएंगे। इसी में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति भवन को बनाने का काम किया गया है बाय दी एडविन लुटियंस, और जो सेक्रेटरीट है विच इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक उसको डिज़ाइन करेंगे हर्बर्ट बेकर।
आगे अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रपोज किया एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब, 2019 में। एम क्या था इनका, देखिए एक ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट बिल्डिंग को यहाँ बनाना, नेक्स्ट टू दी एग्जिस्टिंग वन जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके पास में इसको बनाना, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाना, और जो कि 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, उसको यहाँ पर रिवैम्प करना। साथ ही यहाँ पर कन्वर्जन की बात करी गई ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ ब्लॉक इनटू द म्यूजियम एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। इसको अकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऑफिसेज यहाँ बनाए गए। लगभग 87 स्टोरीज बिल्डिंग को बनाने की यहाँ पर बात की गई, जो कि एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरह काम करेगी। नाउ तो क्वेश्चंस कम कि हमें सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वहाँ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो करंट डिमांड्स हैं, मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं जैसा मैंने आपको बताया वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो स्पेस होना चाहिए, एक जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये जो अननेसेसरी ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी स्थान पर जाना, इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो उसके लिए एक सेंट्रली लोकेटेड बिल्डिंग की यहाँ पर बात की जाएगी। ओके, और ऑलरेडी 1927 से लेके देखिए आप अभी तक का टाइम जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनकी हालत ख़राब हो चुकी हैं, इसीलिए एक नई बिल्डिंग की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि 28 मई को जिसका इनॉग्रेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगेन इंडस वाटर ट्रीटी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर सेंटर ने एडवाइस किया है जम्मू एंड कश्मीर को कि वो स्केल अप करें अपने एफर्ट्स को, ताकि जो पानी है इंडस वाटर का इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सके। चलिए एक रिवीजन ले लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जैसे नाम से हमें समझ आ रहा है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर है। इंडिया और पाकिस्तान ने IWT को साइन यहाँ पर किया था, आप देखेंगे 1960 में। इस ट्रीटी को साइन करने के लिए 19 सितंबर 1960 का डे यहाँ पर डिसाइड किया गया बिटवीन देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल आयूब खान मिलकर इस ट्रीटी को यहाँ पर साइन करेंगे। जो मेन नेगोशिएशन यहाँ पर हुआ वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू यहाँ पर कराया गया था और एक तरीके से सिग्नेटरी एक पैक्ट यहाँ पर किया गया। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में 6 नदियों की बात करी गई। किस किस के बीच में? सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एंड नन अदर देन बट द इंडस रिवर। इन सारी नदियों के पानी को यहाँ पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई। ठीक है, और यहीं पर 2 कॉन्सेप्ट देखने मिलेंगे, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न रिवर्स। अब देखिए जब हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं तो इंडियाज राइट ओवर दीज रिवर लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न साइड है। ठीक है, तो इन पर जो राइट होगा वो सबसे ज़्यादा किसका देखने के लिए मिलेगा आपको? कौन सी है वेस्टर्न साइड रिवर्स की जब हम बात करें? चेनाब, झेलम एंड द इंडस। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? दे कैन सेट सर्टेन irrigation, runoff river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to condition। वहीं ईस्टर्न रिवर्स जैसे आप देखेंगे सतलज, ब्यास एंड रावी। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं इंडिया का राइट इनके ऊपर है, जितने भी एक्सक्लूसिव राइट है वो पूरी की पूरी तरह से इंडिया में यहाँ पर आएंगे। अब जो की प्रोविज़न थे यहाँ पर वाटर शेयरिंग को लेकर, वो देखिए जो ट्रीटी है ये प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरीके से जो 6 रिवर हैं इंडस वाटर रिवर सिस्टम की, उसका जो पानी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर बात आई कि इट एलोकेट्स 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हमने बात करी, इंडस, चेनाब एंड झेलम, टू दी पाकिस्तान में इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ रहेगा। वहीं आप देखेंगे तो 3 राइट साइड रिवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिनका यूज़ इंडिया बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पर कर पाएगा, लाइक रावी, ब्यास एंड सतलज। दिस मीन्स दैट 80% of the share of the water went to the Pakistan while leaving the rest 20% of the water for use by the India।
ठीक है, इसीलिए परमानेंट इंडस कमीशन यहाँ पर बनाया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई इशू होता है उसको यहाँ पर डिसाइड किया जा सके। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं एंड नाउ इंडिया वांट्स कि इसके ऊपर रीनेगोशिएशन किया जा सके। ठीक है, कंटिन्यू डिस्प्यूट आपको देखने मिलेंगे क्योंकि यहीं पर एक जो आर्टिकल है 9 ऑफ द ट्रीटी, ये क्या बोलता है, इट डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट एंड देयर आर 3 पॉसिबल स्टेप्स टू डिसाइड ऑन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय ईदर साइड। तो पहला बात की गई कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाई जाए और इंडिया यही बात कर रहा है, आप परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की बात कर लीजिए। दूसरा बात की जा रही है जो कंसल्टेटिंग बॉडी थी वर्ल्ड बैंक, उनको अपॉइंट किया जाए, वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को यहाँ पर अपॉइंट कर दें और साथ ही सेटिंग अप अ कोर्ट प्रोसेसेस टू एजुकेट द केस थ्रू द वर्ल्ड बैंक एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये मुद्दा कहाँ से निकल कर आया, देखिए एक 330 मेगावाट का किशन गंगा जो किशन गंगा रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है, और झेलम किसके पास आ रहा है, देखिए पाकिस्तान के पास, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दूसरा 850 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है किसके ऊपर, चेनाब के ऊपर, जिसको लेकर यहाँ बार बार विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। सो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान डिफरेंट ऑन वेदर द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट confronted with the treaty or not, और इसी की वजह से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मुद्दा न्यूज़ में रहता है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अबाउट द गगनयान मिशन। देखिए रिसेंटली नेवी और इसरो ने रियलाइज़ किया है जो ट्रेनिंग है गगनयान क्रू के लिए उसको यहाँ पर डिसाइड किया गया है, उसको यहाँ पर करवाना शुरू किया जा चुका है। चलिए गगनयान मिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए 2018 में सबसे पहली बार इसको यहाँ पर अप्रूवल मिला था। काम क्या होगा, यहाँ पर 3 मेंबर का एक क्रू स्पेस में भेजा जाएगा फॉर एटलीस्ट 7 डेज। इनिशियली डिसाइड किया गया था 2022, देन 2023 और फाइनली 2024 में इसको डिसाइड किया जा रहा है। सो दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट मैन मेड मिशन, इसीलिए इसका नाम आप याद रखेंगे, फर्स्ट मैन मेड फ्लाइट जो स्पेस में जाएगी, इट इज़ दी गगनयान। सो इसरो यहाँ पर होप कर रहा है कि वो डिप्लॉय करेगा जो अपना सबसे बड़ा रॉकेट है GSLV Mk3 को यहाँ पर ये रिलीज़ करने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए। इस स्पेस प्रोजेक्ट से बहुत सारी होप्स लगाई जा रही हैं, लगभग आप देखेंगे 7 दिन का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसी के लिए इंडिया ने देखिए एक व्योम मित्र, ठीक है, व्योम मित्र को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है जो कि इंडिया का अपना फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो ये अनमैन्ड गगनयान फ्लाइट है इसको यहाँ पर ये क्या किया जा सके, इसके साथ भेजा जाए। व्हाट इट विल डू, व्योम मित्र हेल्प करेगा स्टिमुलेट करने में ह्यूमन का क्या फंक्शन रहेगा स्पेस में, उसके लिए इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट कंट्रोल को लेके, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेके। साथ ही से डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात कर सकेगा। ऑल्सो इट कैन एक्ट एज एन कंपेनियन टू द एस्ट्रोनॉट, और ये इनको एक तरीके का यहाँ पर कवर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब जैसे में हमने गगनयान मिशन के बारे में बात करी तो आप देखिए इसको जब आप देखेंगे GSLV Mk3 विच मीन्स जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। प्लेसमेंट कहाँ होगा, जी हाँ लियो में होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा अप्रॉक्स 300 to 400 किलोमीटर्स में। सो ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है दैट विल टेक 16 मिनट टू रीच द ऑर्बिट वेयर इट विल स्टे फॉर 5 to 7 days, देन द कैप्सूल विल रोटेट अराउंड द अर्थ every 90 minutes and the astronaut will be able to witness sunrise and sunset. So the 3 astronauts will be able to see India from space every 24 hours while they conduct experiment on the microgravity also. अब देखिए इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक रिटर्न किस तरीके से किया जाएगा। तो लगभग इसको इस तरीके से समझिए कि 5 से 7 दिन, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका लॉन्च किया जाने वाला है, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। लगभग 16 मिनट्स का ये टाइम लेगा लियो में पहुँचने के लिए। देन इट विल एंटर टू द ऑर्बिट मॉड्यूल और यहाँ पे ये रहने वाला है 5 to 7 days. आफ्टर 5 to 7 days इट विल रीओरिएंटेड
और ये वापस आएगा, ठीक है। वापस आने में क्या होगा, देखिए एक सेपरेशन हो जाएगा क्रू का सर्विस मॉड्यूल के साथ, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। जो एरो बार्किंग है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, और पैराशूट के थ्रू जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पर, इन दी अरेबियन सी, गुजरात, ठीक है। सो डी बूस्ट से लेकर लैंडिंग का जो टाइम लगेगा विच इज़ दी 36th मिशन, और अगर इंडिया इसको करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया विल बिकम दी 4th नेशन इन द वर्ल्ड जो अपने मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन को कंप्लीट करेगा आफ्टर द यूएस, रशिया एंड दी चाइना। सो इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फाइनली यूनियन फूड मिनिस्ट्री ने काउंटर किया है और ये बोला है कि फोर्टिफाइड राइस जो हैं वो सेफ़ हैं। एफएसएसएआई ने अपने यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसके हिसाब से ये बात की जा रही है जो यूज़ है फोर्टिफाइड राइस का, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ फोर्टिफाइड राइस। देखिए जब हम फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ दी की विटामिन एंड दी मिनरल। एडिशन करना इन जो कोई एग्जिस्टिंग जो राइस है उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स को यहाँ पर ऐड करना, जिसमें आप देखेंगे जिससे फूड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल लेवल है, जो क्वालिटी है, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसे इंक्रीज़ किया जा सके। तो किस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है, किस तरीके के विटामिन एंड मिनरल। देखिए विटामिन ए, डी को यहाँ पर बात की जा रही है, आयरन, आयोडीन, जिंक को यहाँ पर मिलाने की बात की जा रही है, ताकि जो स्टेपल फूड है जैसे राइस, मिल्क, सॉल्ट, जिनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, क्योंकि हम इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसकी जो रीच है, इसका जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक है, सो दैट दे कैन यूज़ इट और उससे बेनिफिट हो सके। अब देखिए जब हम बात करते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर फूड में प्रोसेसिंग के पहले या नहीं, लेकिन उसको यहाँ पर एडिशनली जब यहाँ पर की विटामिन और मिनरल को ऐड किया जाएगा तो उसे ही हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो जो फोर्टिफिकेशन राइस का है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसमें आप देखेंगे जो मिनरल्स और विटामिन हैं उनको यहाँ पर इन्हेंस किया जा सकता है। अगर हम एफएसएसएआई के नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो 1 किलो फोर्टिफाइड राइस कंटेन करेगा लगभग 28 mg से 28 mg के आसपास आयरन, फॉलिक एसिड लगभग 75 to 125 माइक्रोग्राम्स एंड विटामिन B12 फ्रॉम 0.75 to 1.25 माइक्रोग्राम। इन एडिशन अगर हम बात करें तो राइस में आप देखेंगे फोर्टिफिकेशन के बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंबाइन करेंगे दूसरे मिनरल के साथ वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, या हमें नीड क्यों पड़ी। अब देखिए नीड क्यों पड़ रही है, जो फोर्टिफिकेशन है वो डज़ नॉट लास्ट फॉर 45 डेज। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में इसको सिक्योर करना या बचा के रखना नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में देखिए एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप इंडिया की पोजीशन देख लिए हमेशा बेकार आपको देखने मिलेगी। वहीं राइस एक स्टेपल फूड है जिसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम नंबर या 2/3 ऑफ दी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो राइस को कंज्यूम करती है। तो जो हमारे यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके माल न्यूट्रिशन हो रहा है, जो हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट हमें देखने मिलता है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर फोर्टिफाइड फूड्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके अब देखिए क्या सारी चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, जी नहीं, देयर आर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट में यहाँ पर हाइपर विटामिनोसिस की भी बात की जा रही है। हाइपर विटामिनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर शरीर में आप देखेंगे एबनॉर्मल हाई स्टोरेज होने लगता है विटामिन और मिनरल्स का, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जैसे टॉक्सिसिटी वगैरह आपके शरीर में बढ़ जाती है। सो अलॉन्ग विद दैट देयर आर हाई चांसेस कि टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है जब न्यूट्रिएंट्स जो आइसोलेशन है, न्यूट्रिशन जितना एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है उतना उनका आइसोलेशन होना भी ज़रूरी है। सो दे नीड ईच अदर फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट अकेले काम नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर एब्जॉर्ब होना एक विटामिन का दूसरे के लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी इससे रिलेटेड है। वहीं कार्टलाइजेशन मतलब मैंडेटरी है फोर्टिफिकेशन की, दैट वुड हार्म दी वास्ट इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ इंडियन फार्मर्स
and food processors including local oil and rice mills, and instead benefit a small group of multinational corporation who can do this fortification thing. वहीं जो नेचुरल फूड है उसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे. अब देखिए डाइटरी डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी जो कहीं ना कहीं एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है. इनफैक्ट इट इज़ गुड टू फाइट विद द माल न्यूट्रिशन. सो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है. इंडिया देखिए, इंडिया मिलेट प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रादर देन गोइंग विद द अननेचुरल सोर्सेज, इंडिया शुड बी फोकस्ड ऑन द मिलेट प्रोग्राम. बिकॉज मिलेट प्रोग्राम से आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये जो इशू है ना, इसको यहाँ पर कर पाएंगे, इसको यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे. आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. सो लेट्स डिस्कस द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे. देखिए, Lahore High Court annulled the offence of the sedition in the Pakistan Penal Code, while India still continues to use this law. तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ जाता है कि क्या जो सेडिशन है इसका इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं. और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बोलना ये है कि अभी किसी को भी यहाँ पर सेडिशन लॉ के तहत रजिस्टर नहीं किया जाए, एंड वी विल फाइनलाइज कि इसका जो यूज़ है वो होना चाहिए या नहीं. अब देखिए, जो प्रैक्टिस है प्रोसिक्यूटिंग स्पीच ऑफ ऑफेंस, उसको हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिव या डिसरप्टिव स्पीचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, रिजल्टेड इनटू ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे जो राइजिंग नैरेटिव्स हैं वो बिगड़ते हुए हमें नज़र आएंगे. होता क्या है, एक तरीके से लॉजिक क्या है सेडिशन का, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने प्रोनाउंस किया इन द जजमेंट इन द मीडियाज वन केस विच एड्रेसेस द लॉजिक ऑफ द सेडिशन. इट स्ट्रक डाउन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिसीजन to not renew the broadcast license for the channel or ground on their program was anti-establishment and was a threat to national security. So the court said that the critical view of the channel media one and the policies of the government cannot be termed as the anti-establishment. The state is using national security as a tool to deny citizens remedy that are proved under the law. This is not compatible with the rule of law. We also hold that the national security claims cannot be made out of a thin air. So the judgment speaks that mutating, resettling logic of the law of the sedition. So now the questions come कि भाई ये जो sedition की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या रोल रहा है. देखिए, एक हिस्ट्री रही है सेडिशन की. आज की डेट में अगर हम बात करें तो सेक्शन 124A जो आईपीसी का है ये डील करता है किसके साथ, सेडिशन के साथ, और ये पनिशेबल करता है किसी भी व्यक्ति को फॉर द इम्प्रिजनमेंट दैट रेंजेस फ्रॉम द 3 years टू द लाइफ टाइम, और फाइन या फिर दोनों चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी. अब अगर हम सेडिशन लॉ की बात करें तो देखिए 1870 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे लेकर आया गया था, और लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप उसमें देखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया गया है. वर्ड जो सेडिशन है ये डिसअपियर हो गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949. एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम. ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात कर रहा है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हालांकि वहीं जो आईपीसी का सेक्शन 124A है वो एज इट इज़ रखा गया, और जो डील कर रहा है किसके साथ, सेडिशन के साथ. 1951 का टाइम आएगा जब जवाहरलाल नेहरू ब्रॉड करेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिमिट किया जाएगा फ्रीडम को अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और इनेक्ट कर दिया जाएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जिसमें एम्पावर किया जाएगा स्टेट को कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन द राइट टू फ्री स्पीच. अब देखिए, यहीं पर एक केदारनाथ केस आएगा 1962 का, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहेल्ड करेगी और वैलिडिटी यहाँ पर मेंटेन की जाएगी सेडिशन लॉ की. ये बेंच यहाँ पर बोलेगी जो 124A है वो सिर्फ पैनलाइज करेगा वर्ड्स दैट रिवील एन इंटेंट ऑफ टेंडेंसी टू डिसरप्ट लॉ एन ऑर्डर दैट सीम्स टू incite violence. This definition has been taken as the precedent of all the matters. 1962 से लेके आज तक के सभी मैटर में इसको ही लिया जाता है.
ठीक है। अब अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और इन सब में आप देखेंगे 2019 के आसपास 3% सेडिशन केसेस में यहाँ पर राइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दीज आर द सेम थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। और इस पूरे लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इवोल्यूशन क्या है। बिफोर इंडिपेंडेंस हमने एक कंडीशन देखी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 49 में इसको ख़त्म कर दिया गया, 51 में एक और सिचुएशन आ गई। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेक्स सेक्शन 124A अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी वजह से जो ऑथराइज है पुलिस को किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार दे देगा बिना किसी वारंटी के। और जैसा मैंने आपको बताया 2019 के डेटा के हिसाब से जो सेडिशन के केसेस हैं वो लगभग 25% बढ़ गए हैं, और जो अरेस्ट है वो पिछले कुछ सालों में 41% से भी ज़्यादा हो चुका है। और ऐसे में केवल और केवल 3% ऐसे केस देखने मिलते हैं जहां पर कन्विक्शन प्रूफ होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस वेयर वी नीड टू थिंक अबाउट एंड वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड वेदर दीज काइंड ऑफ लॉज आर इम्पॉर्टेंट और नॉट। सो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई गेस आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी तरह की डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.